हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक का नाम है 1789 की फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण। देखिए, हम लोगों ने सामाजिक कारण पढ़ लिए, राजनीतिक कारण पढ़ लिए, लेकिन हमने 1789 की फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण अभी नहीं पढ़े थे। फ्रांस की क्रांति जो हुई उसमें जो आर्थिक कारण थे फ्रांस के, वो एकदम तात्कालिक कारण थे, यानी तुरंत उत्पन्न हुए ऐसे कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई। फ्रांस की अगर राजनीतिक स्थिति बनी रहती वैसे ही, अगर सामाजिक स्थिति बनी रहती ऐसे ही, अगर जनता के पास रोटी होती और खाने के लिए अनाज होता और जनता परेशान नहीं होती अनाज के लिए, अपने लोगों को परेशान नहीं देखती, तो शायद ये क्रांति होती, लेकिन थोड़ा और लंबा समय लग सकता था। लेकिन जब लोगों के दरवाजे पर भूख दस्तक देने लगती है ना, तो लोग परेशान होने लगते हैं। लोगों के पास खाना नहीं था, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लोग टैक्स बराबर भर रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो फिर लोगों ने क्या कहा? लोगों ने यही कहा कि हम तो इतना टैक्स देते हैं पर गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, राजा हमारे लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो लोगों ने इस कारण से ये जो क्रांति थी ये 1789 में हुई। और सामाजिक कारण आप पढ़ चुके हैं, राजनीतिक कारण आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या राजनीतिक कारण थे, क्या सामाजिक कारण थे। लेकिन आर्थिक कारण के कारण ये क्रांति जल्दी हुई। अगर लोग अर्थव्यवस्था में मजबूत होते तो ये क्रांति शायद इतनी जल्दी नहीं होती। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799, आपको मालूम है 10 साल चली थी। यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस कहाँ था? यूरोप में इस्टेब्लिश था। यूरोप की एक देश था। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं, महाद्वीप है। उसमें फ्रांस एक देश है और वहाँ पर ये घटना हुई थी। इसने राजशाही का अंत किया और गणतंत्र की स्थापना की। तो ये जो 1789 की क्रांति थी, इससे पहले फ्रांस में राजशाही थी, यानी राजा का शासन था। और इस क्रांति के बाद फिर जो है गणतंत्र की स्थापना होती है, यानी लोगों का शासन होता है, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है। क्रांति के आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण थे। फ्रांस की स्थिति दयनीय थी और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। फ्रांस एकदम दिवालियेपन की कगार पे पहुंच गया था। फ्रांस टैक्स के बोझ तले दबा हुआ था। जनता तो अपना टैक्स दे रही थी, लेकिन वो टैक्स राजा युद्धों में और अपनी विलासितापूर्ण जीवन में खर्च कर रहा था और जनता बहुत परेशान होने लगी थी। आर्थिक असमानता थी, आपको मालूम है, दो वर्ग जो है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट टैक्स नहीं देते थे। पूरा टैक्स का बोझ थर्ड स्टेट पर था। इस कारण से वित्तीय संकट यानी धन की कमी ये सबसे प्रमुख कारण रहा फ्रांस की क्रांति के होने का। फ्रांस की क्रांति को शीघ्र लाने का उत्तरदायित्व आर्थिक कारणों पर था। जैसा कि हमने बताया कि अगर आर्थिक कारण नहीं होते, लोग आर्थिक स्थिति पे मजबूत होते, लोगों के पास अनाज होता, अच्छा जीवन होता, तो ये फ्रांस की क्रांति शायद 100 साल और पीछे चली जाती, अभी इतनी जल्दी ना होती। लेकिन लोगों के दरवाजे तक भूख आ गई थी। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था। लोग अपने बच्चों को भूखा बिलबिला रहे थे, भूख के कारण रोते हुए देख रहे थे, परिवारजनों को दुखी देख रहे थे। मेडिसिन तो बात की बात हो गई। लोग सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2 टाइम का भोजन, साफ़ पीने का पानी, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा था। इस कारण से लोगों ने ये क्रांति जल्दी आई। तो और दार्शनिक विद्वानों द्वारा तैयार किया गया बारूद आर्थिक कारणों के द्वारा भड़काया गया था। यानी कि विचारक जो थे फ्रांस के, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो बार बार ये कह रहा था कि सारा टैक्स आपसे लिया जा रहा है, आप पूरा टैक्स भर रहे हैं और राजा उस टैक्स को कहाँ लगा रहा है? या तो युद्ध में लगा रहा है या अपने अच्छे जीवन के लिए लगा रहा है। वो तो आराम से महलों में रह रहे हैं और आप क्या जीवन जी रहे हैं? आप देखिए अपनी स्थिति, आपकी स्थिति क्या है? तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इन्होंने तृतीय स्टेट को उकसाया और तृतीय स्टेट ने इसमें क्रांति शुरू हुई। जगह जगह दंगे शुरू हुए, विद्रोह शुरू हुए और राजा को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। पृष्ठभूमि क्या थी? 18वीं शती के फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी? ये हम लोग देख रहे हैं। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी? यानी 1789 की जो क्रांति हुई उससे पहले फ्रांस में क्रांति की क्या स्थिति, क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी?
18वीं शती में फ्रांस जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश था। लगभग 28 मिलियन आबादी, 28 मिलियन अर्थात 28 मिलियन का मतलब हुआ 20 लाख, 2.8 करोड़ लोग जो है इसमें थे। और ये अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, यानी पूरी तरीके से जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर डिपेंड थी। वहाँ पर कृषि ही मेन अर्थव्यवस्था थी, यानी लोग जो थे 90% लोग जो कृषि पर डिपेंड थे। फिर अलग अलग फार्मिंग है, यानी एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकती है, यानी पशुपालन भी हो सकता है, बुनाई कताई, ये सब चीज़ें और अलग थी, लेकिन कृषि मेन थी। तो ज़्यादातर लोग कृषि से ही पे ही डिपेंड थे। लेकिन उस समय उत्पादन अपर्याप्त था। जितनी 2.8 करोड़ लोग जो थे उनको खाना मिलना उतना उत्पादन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था उत्पादन? क्योंकि उस समय जो है मशीन जो जिस हिसाब से वो खेती करते थे या वो पुरानी परंपरागत खेती थी, हल बैल से जोतना, तो उसमें टाइम भी लगता था। कीटनाशकों का प्रयोग ना होना, खाद का प्रयोग कम होना, तो उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं था। यानी कि जो जितने लोगों को अनाज चाहिए उतना फसल हो नहीं पा रही थी। कभी मौसम ख़राब हो जाता था, तो इस कारण से लोगों तक जो है अनाज ये नहीं पहुंच पा रहा था। सामंती व्यवस्था और कुलीन, पादरी और 3 स्टेट और समाज का विभाजन, ये आपको मालूम है। 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट पूरी तरीके से मुक्त था टैक्स देने के लिए, और सारा बोझ जो है थर्ड स्टेट पर आता था। लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां के शासनकाल में राजकोषीय कुप्रबंधन, यानी कि जो खजाना था इन तीनों शासकों के समय में, उसको अच्छे से उसका प्रबंध नहीं किया गया कि खजाना से जो ज़रूरतें हैं वो आम लोगों की पूरी की जा सकें। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, यानी इंसान की ज़रूरतों के लिए वो पैसा खर्च किया जाए, सिंचाई के लिए किया जाए, अच्छी नई टेक्निक्स के लिए किया जाए, या और जो लोग कृषि से इतर जो लोग मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या गाय भैंस पाल रहे हैं, दूध बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, या अन्य और चीज़ें भी बना रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित और किया जाए। कृषि के अलावा और चीज़ों पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए। इस पे राजा का कोई वो नहीं था। राजा अपना बस पूरी तरीके से ये था कि लोगों से टैक्स लेते रहो और उस टैक्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते रहो खुद के लिए। तो ये राजकोषीय कुप्रबंधन हुआ, और 1780 के दशक तक फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण अनियंत्रित हो गया। राष्ट्रीय ऋण का मतलब है फ्रांस अपने डेवलपमेंट के लिए अन्य देशों से भी पैसे लेता था कि भाई देखिए हमारे यहाँ कृषि अच्छी नहीं हो रही, हमें लोगों की भलाई के लिए पैसे चाहिए। तो दूसरे देश जो यूरोप के थे वो फ्रांस को पैसा दे देते थे। उसको वो जो है ऋण ऋण कहलाता था, कर्ज या कर्ज कहलाता था। तो वो ऋण जो है वो अनियंत्रित हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ऋण फ्रांस पर चढ़ गया था। तो फ्रांस की दशा बहुत सोचनीय हो गई थी। प्रथम और द्वितीय स्टेट किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं देते थे, और सारा बोझ थर्ड स्टेट यानी आम जनता पर पड़ता था। राजा, या आप पिक्चर में देख रहे हैं राजा किस प्रकार से, रानियां फैंसी ड्रेसेस में हैं, सिल्क के कपड़े पहने हैं, वहीं आम जनता जो है फटे हाल है। ये देखिए कितनी एक कमरे में कितने लोग घुसे हुए हैं, साथ में उनका पेट भी है। ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, ऐसा हुआ होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगभग इमेजिन करके एक काल्पनिक चित्रण इसको प्रस्तुत किया गया है कि राजा इस तरीके से रहता होगा। रानी ये विलासतापूर्ण वस्त्र पहने हैं, गहने पहने हैं, जवाहरात पहने हुए हैं। तो राजाओं के खर्च और युद्धों का वित्तीय प्रभाव फ्रांस पर पड़ रहा था। लुई 14वां के समय में युद्ध चल रहे थे, इससे खजाना खाली हुआ। लुई 15वां ने सप्तवर्षीय युद्ध चलाया, यानी 7 साल तक युद्ध चला, और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था और फ्रांस की हार हुई थी इसमें, और फ्रांस का खजाना भी बहुत खाली हुआ था। इसके बाद लुई 15, जिसके समय में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, वो भी इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि उसे ब्रिटेन से बदला लेना था। तो अमेरिका ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, जैसे भारत कॉलोनी था, इस तरह से अमेरिका भी एक कॉलोनी था। तो अमेरिका आज़ाद होना चाहता था ब्रिटेन से। तो इसमें फ्रांस ने अपनी नाक के लिए कि फ्रांस ने हमें सप्तवर्षीय युद्ध में हमें पराजित किया है, हमारी हार हुई है, तो हम इसमें कूदते हैं और अमेरिका को आज़ादी दिलाते हैं ब्रिटेन से।
तो ये अपनी नाक के लिए फ्रांस इसमें कूद गया। अगर नहीं कूदता तो शायद उसके बहुत पैसे बचते फ्रांस के, क्योंकि फ्रांस को ज़रूरत नहीं थी उस युद्ध में कूदने में। ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें आप फ्रांस क्यों कूद गया ब्रिटेन के खिलाफ। तो इससे पैसा बहुत खर्च हुआ और उस समय खजाना भी लगभग खाली होने की स्थिति में आ गया था। तो इस कारण फ्रांस की स्थिति और ख़राब हो गई। वर्साई महल का निर्माण हो रहा था, यानी कि वर्साई का महल था फ्रांस में, वो बहुत आलीशान महल था, उसका निर्माण हो रहा था। उसका रख रखाव क्या होता है, उसमें देखभाल करने के लिए अनेक सारे नौकर लगाए जा रहे थे। विदेशों से, अन्य देशों से महंगी महंगी विलासितापूर्ण चीज़ें मंगाई जा रही थी ताकि महल को और सुंदर और आकर्षक बनाया जा सके। तो इस सब का खर्च किस पे पड़ रहा था? आम जनता पर पड़ रहा था। ये शाही परिवार जो था, ये आप देख रहे हैं विलासितापूर्ण जीवन जीता था, महंगी शराब पीना, अलग अलग किस्म के तरह तरह के पकवान भोजन बनना, और उस महल में हज़ारों लोग काम करते थे, उनको भी बहुत अच्छा जीवन था, लाइफ था, उनको भी काफ़ी कुछ अच्छा मिलता था पहनने ओढ़ने खाने के लिए। तो ये सिल्क की ड्रेसेस पहनते थे राजा भी। पता चला एक दिन में रानियाँ 10-10 प्रकार के कपड़े ड्रेसेस चेंज कर रही हूँ। महंगे महंगे ड्रेसेस होते थे, विदेशों से मंगाए जाते थे, सिल्क भारत से ही जाता था। तो इससे क्या होता था, ये सब कहाँ से आता था? राजा के पास अपना कोई धन तो था नहीं, तो जनता से जो टैक्स लेती थी राजा, तो जनता पर ही पूरी तरह का बोझ पड़ रहा था पूरी तरीके से। 1780 के दशक तक फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण सरकारी आय का लगभग 80% निकल रहा था। तो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फ्रांस पर राष्ट्रीय ऋण बहुत ज़्यादा हो गया था, और 80%, यानी कि अगर 100 रुपये फ्रांस को मिल रहे हैं तो 80 रुपये फ्रांस दूसरे देशों को ऋण चुकाने में, जहाँ से उसने ऋण लिया है वो देने में ही उसके खर्च हो जाते थे। और 20 रुपये राजा जो है अपनी आन शौकत, आन बान शान के लिए खर्च करता था। तो आम जनता के लिए कहाँ से वो खर्च कर पाएगा जब अपने लिए ही सब कुछ करता था। तो जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा, उस समय फ्रांस बहुत नाजुक स्थिति में था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और फिर भी जो है फ्रांस जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो कूदा, तो उससे फ्रांस को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। दोषपूर्ण कर प्रणाली, असमानता और बोझ। तो आपको मालूम है कर प्रणाली पक्षपातपूर्ण थी, 3 स्टेट थे, लेकिन सारा बोझ थर्ड स्टेट पे ही पड़ता था। फर्स्ट स्टेट यानी कि पादरी वर्ग, और सेकंड स्टेट राजा और उसके परिवारजन और कुलीन वर्ग के लोग कोई कर नहीं देते थे, और तीसरा स्टेट यानी आम जनता के ऊपर ही सारा बोझ पड़ता था। और इन टैक्सेस को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदारों, यानी राजा और उनके सहायक तो जाते नहीं थे। तो ये टैक्स पता चला इस जगह से जिसको टैक्स करना है वो एक ठेकेदार था, तो वो भी भ्रष्टाचार करता था, क्योंकि उसको भी चाहिए भाई वो कुछ पैसा, क्योंकि वो राजा का वो तो था नहीं, क्या कहते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय की राजा से सैलरी उसको मिल रही हो, तो वो भी बढ़ा चढ़ा कर टैक्स देता था। इससे शोषण सिर्फ आम लोगों का होता था। तो ये कर प्रणाली बहुत अन्यायपूर्ण थी, जिससे लोगों को विद्रोह के लिए आगे बढ़ावा मिला। किसानों पर करों का बोझ, कौन कौन से कर लगाए जाते थे? टेल नाम का कर लगता था मुख्य भूमि पर, जो किसानों पर भारी बोझ था। जिन किसानों के पास अपनी ज़मीन होती थी उन पर टेल नाम का एक टैक्स होता था, वो लगता था, और किसानों को अपनी उपज का कुछ हिस्सा राज्य को देना पड़ता था। जो भी आप फसल उगा रहे हों, बार्ले यानी जौ, मक्का, आटा, गेहूँ, चावल, जो भी आप उगाते हो उसमें आपको एक फीसदी जो है जितना भी टैक्स था वो टेल में वो आपको चुकाना पड़ता था। दूसरा था टाइथ नाम का कर, ये चर्च को दिया जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च को दिया जाता था, यानी कि टाइथ प्रत्येक व्यक्ति को देना अनिवार्य था। और ये फसल का लगभग 10%, अगर आपके यहाँ 100 बोरी अनाज हुआ है तो आपको 10 बोरी अनाज आपको टाइथ के रूप में चर्च को देना पड़ेगा। अगर 50 बोरी अनाज हुआ है तो 5 बोरी अनाज आपको चर्च को देना पड़ेगा। ये टाइथ कर कहलाता था। सामंती कर क्या होता था, यानी जैसे बड़े बड़े सामंत होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो खुद खेती नहीं करते थे। कुछ ऐसे भूमिहीन किसानों को अपने खेत के लिए उपज उगाने के लिए रख लेते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। तो जब खेत में फसल पैदा हो जाती थी, सामंत जो है उनसे टैक्स लेते थे कि हमने अपनी ज़मीन दी है तो आप
जो है हमें टैक्स दीजिए, और कुछ फसल का हिस्सा उनको दिया जाता था, बाकी फसल का हिस्सा सामंत रख लेते थे। गैवेल नाम का एक टैक्स होता था, ये नमक पर लगता था और ये सबसे ज़्यादा अत्यधिक अप्रिय था। भारत में भी आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने नमक टैक्स के विरोध में साबरमती यात्रा की थी, वो दांडी यात्रा की थी, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है और शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नमक पर भी आपने अगर टैक्स लगा दिया तो ये हर चीज़ पे आप मतलब टैक्स लगा सकते हैं। तो हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। आम आम रोज़मर्रा की हर चीज़ पर फ्रांस की जो राजतंत्रशाही थी, फ्रांस की जो सरकार थी, उसने टैक्स लगा दिया था। और किसानों की आय का 80% तक विभिन्न करों में चला जाता था, चाहे वो चर्च को दे, चाहे वो सावंत को दे, चाहे वो टेल के रूप में दे, चाहे वो गैवेल के रूप में दे, चाहे वो मसालों का कर हो या कोई भी और कर हो, कपड़ों पे भी टैक्स लगता था। तो किसी ना किसी, अगर एक किसान दिन भर में 100 रुपये कमाता था तो 80 रुपये उसे टैक्स के रूप में उसके चले जाते थे। तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, यानी कि लोगों की स्थिति या किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। इस स्लाइड में हमने किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस स्लाइड में हम लोग जानते हैं व्यापारियों पर किस तरीके का करों का बोझ पड़ रहा था। गिल्ड पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब ये गिल्ड क्या होती है, देखिए देखिए उस समय अकेले सिर्फ कृषि पर ही व्यवस्था आधारित नहीं थी। कुछ लोग लोहे का काम करते थे जो लोहार कहलाते थे, कुछ लोग सोने का काम करते थे जो सुनार कहलाते थे, कुछ लोग बर्तन बनाने का काम करते थे। तो कोई जो काम करता था उसकी अपनी एक गिल्ड होती थी, एक संस्था मान लीजिए गिल्ड को। तो जैसे सोने का काम करने वालों की सुनार नाम की एक गिल्ड होती थी, ठीक है। तो हर व्यक्ति को जो काम जो कर रहा है उसे अपनी गिल्ड में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता था, ताकि गवर्नमेंट को ये राजशाही को ये पता रहे कि इस गिल्ड में, यानी इस संस्था में, गिल्ड का मतलब आप संस्था लगा लीजिए, इस गिल्ड में कितने लोग रजिस्टर हैं, यानी सुनार लोगों की जो गिल्ड है या सुनार लोगों की जो संस्था है उसमें कितने सुनार रजिस्टर्ड हैं। तो जो लोग रजिस्टर्ड होते थे, और बगैर रजिस्टर्ड हुए आप व्यापार नहीं कर सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, तो उन्हें भारी शुल्क देना पड़ता था। प्रांतीय आयात कर, फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि फ्रांस में कई स्टेट्स थे, तो अगर एक सामान एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट जा रहा है तो उस पर भी भारी टैक्स लगता था। तो ये प्रांतीय आयात कर था। तो व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान होता था। पता चला एक स्टेट में 5% लग रहा है टैक्स, और दूसरे स्टेट, अगर एक मान लीजिए एक व्यापारी है, उसके रास्ते में 3 स्टेट्स पड़ते हैं, तो हर स्टेट्स में उसको अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए वो पहले स्टेट से गुजरा तो उसे 5% टैक्स देना पड़ा, दूसरे स्टेट से गुजरा तो उसे 15% टैक्स देना पड़ा, तीसरे स्टेट से गुजरा तो उसे हो सकता है 10% टैक्स, उस तीसरे स्टेट ने 10% टैक्स ले रखा हो, बना रखा हो। तो इस तरीके से व्यापारियों को बहुत नुकसान होता था। ये असमानता थी कि एक स्टेट से, भले ही फ्रांस में ही जा रहा है सामान, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। सामंती कर, सामंतों द्वारा व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगाए जाते थे, जिससे व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा था। विकास इसलिए नहीं हो पा रहा था कि जितना भी व्यापारी कमाता था वो अधिकतर वो उसको किसको दे देना पड़ता था, गवर्नमेंट को दे देना पड़ता था, राजा को दे देना पड़ता था। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर व्यापारियों पर लगाए गए। गिल्ड जैसी संस्थानों पर पाबंदी लगाई गई, और जो प्रांतीय आयात कर था वो बहुत ज़्यादा था। इससे व्यापारियों को कोई उन्नति नहीं हो पाई। अगर उन्नति आम लोगों की नहीं होगी तो फ्रांस की उन्नति कैसे हो पाएगी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, आपको मालूम है कि ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी, और औद्योगिक क्रांति फ्रांस में भी आई। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि उद्योग धंधे लगना, यानी कि जो काम पहले लोग हाथ से करते थे अब वो काम मशीनों से होगा। तो ये लोगों के हाथों से काम गया, और 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा प्रभावित कर दिया। मशीनों के उपयोग से कारीगरों और श्रमिकों की मांग में कमी आई, क्योंकि एक मशीन 1000 आदमी का काम कर सकती थी, तो 1000 आदमी की तो फैक्ट्री से छुट्टी हो गई ना, काम से निकाल दिया गया, क्योंकि एक मशीन ले आएगा वो और 1000 लोगों का काम करा लेगा। परंपरागत कौशल वाले कारीगरों की बेरोजगारी में वृद्धि हुई। जो लोग, मान लीजिए पहले एक साड़ी एक दिन में बनती थी, एक कारीगर एक साड़ी एक दिन में बना लेता था, वही मशीन एक दिन में 100 साड़ी बना रही है। तो ये जो हाथ से काम करने वाले
कारीगर थे, इनमें ये बेरोज़गार होने लगे और बेरोज़गारी लोगों की संख्या बढ़ने से सामाजिक तनाव बढ़ा, क्योंकि अब समाज में बहुत ज़्यादा लोग, हर दूसरे घर के लोग में कोई ना कोई व्यक्ति बेरोज़गार होता था। तो अब बेरोज़गार होंगे तो समाज में तनाव तो बढ़ेगा ही ना, आपस में वो एकजुट होंगे और कहेंगे कि सरकार हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रही है, हमारे हाथ से और काम छीन रही है, इतना टैक्स बढ़ा रखा है और हमारे हाथ से छीन रही है। बेरोजगारी और गरीबी के कारण सामाजिक असंतोष में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। तो 1780 के दशक में लगातार खराब फसलों ने कृषि संकट को जन्म दिया। आपको मालूम है कि कृषि पर आधारित थी फ्रांस की अर्थव्यवस्था। तो 1780 के आसपास जो कृषि थी, किन्हीं कारणों से वो कृषि खराब हुई, या तो अतिवृष्टि हुई यानी अधिक बारिश हुई, या सूखा पड़ गया। सूखा क्यों पड़ा? क्योंकि अधिक ठंड पड़ी वहाँ पर, तो जो फसलें थी वो ख़राब होने लगी। फसलें ख़राब हो गई तो लोगों को खाने की कमी होने लगी। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे रोटी की कीमत मजदूर की दैनिक आय का 80% तक पहुंच गई। तो इससे क्या हुआ? अनाज की कमी होने लगी, और अनाज की कमी हुई तो जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसके दाम बढ़ने लगते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी प्याज के दाम हमारे देश में बढ़ जाते हैं, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो हो जाते हैं। क्यों? जब कोई चीज़ की कमी होगी मार्केट में, उस चीज़ का दाम बढ़ने लगता है। तो 80% तक पहुंच गई दैनिक आय का। यानी अगर एक मजदूर 100 रुपये रोज़ कमाता है तो 80 रुपये उसको रोटी ब्रेड खरीदने के लिए लग जाता था। शहरों में भोजन की कमी से दंगे और लूटपाट शुरू हो गए। तो अब लोगों को भूख एक ऐसी चीज़ होती है जो दंगे भी कराएगी, लूटपाट भी कराएगी, क्योंकि लोग नहीं देख सकते, खुद को भी भूखा नहीं रख सकते और बच्चों को नहीं देख सकते, परिवारजनों को भूख नहीं देख सकते। तो जगह जगह दंगे शुरू हो गए। पेरिस में आटा युद्ध शुरू हुआ। आटा युद्ध का मतलब है वो जगहों पर लूटपाट शुरू हो गई जहाँ पर फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पर अनाज बनाया जाता था, बनाने का मतलब जहाँ पीसा जाता था, या जहाँ पर वो स्टोरेज जहाँ पर अनाज की बोरियां रखी थी, या बेकरीज़ है जहाँ पर केक, पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह बना कर देते, वहाँ पर जो है ये लोग जाकर के अटैक्स करने लगे, लूट मार होने लगी। इसको फ्लोर वॉर कहते हैं। और आम जनता राजमहल पहुँच गई, राजा हमें रोटी दो, रोटी दो। तो रानी जो थी राजा की, लुई 16 की पत्नी थी मेरी एंटाइनेट, और वो कहती कि ठीक है, अगर आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो आप केक क्यों नहीं खा लेते? तो रानी को इतनी भी समझ नहीं थी कि ब्रेड, केक ज़्यादा महंगा आता है कि रोटी ज़्यादा महंगी आती है। जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं वो केक कैसे खा सकते हैं? तो ये जो है भूखे और गुस्से से भरे लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल पर हमला कर दिया, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गया। तो लोग गुस्से में थे, भूख में थे, और लोगों को क्या कहते हैं, अनाज चाहिए था, भूख चाहिए था। वो तो टैक्स दे रहे थे ना अपनी तरफ से सब कुछ, लेकिन राजा ने जनता की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। राजा सिर्फ अपने आलीशान जीवन के लिए लगा रहा, और आखिर क्या हुआ? जनता ने जगह जगह विद्रोह किए और राजा को जो है फिर 1789 का अधिवेशन बुलाना पड़ा। और फिर 14 जुलाई 1789 को जनता ने बैस्टिल के किले पर हमला कर दिया, जो एक तरीके से प्रतीक था कि अब हम राजशाही के खिलाफ जा रहे हैं। जनता कहने लगी कि अब हम विद्रोह कर रहे हैं, और इस बैस्टिल के किले में जितने भी हथियार थे वो जनता ने लूट लिए। तो इस प्रकार ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है, और आप लोगों ने इसको पढ़ा, इसके बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।